गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? ओके 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 ओके। तो लास्ट क्लास में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने सारे जो मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उसको डिस्कस किया था। और आज हम लोग थ्योरी ऑफ, दो सब्जेक्ट बचे हुए हैं हमारे, थ्योरी ऑफ मशीन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, तो आज थ्योरी ऑफ मशीन का ऑलमोस्ट पोर्शन कवर हो जाएगा। इसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको देखेंगे, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली जो भी हमारे मेन कोर्सेज थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स फ्लूइड हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, सोम हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, प्रोडक्शन हो गया। और तो कुछ पोर्शंस हैं जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी का में तो एक दो मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि अगर एक हमारे पास प्लेट है, कोई हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट है कुछ इस तरीके से, तो इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है ना। तो उसको सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि मोमेंटम इक्वेशन से इक्वेट करके बना लेते हैं, वो बेसिकली मैकेनिक्स के कंसेप्ट से बन जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो तो ओके, तो थ्योरी ऑफ मशीन में जैसे मैकेनिज्म पढ़ते हैं पहले, जैसे कि बहुत सारे मशीन्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो बेस्ड होते हैं किसी मैकेनिज्म पे, जो आप लोग कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे अपने सेमेस्टर पॉइंट में। तो उसमें ये तो डिफिनीशन हो गया कि कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये आपके पास आईसी इंजन है, और इसके अंदर में पिस्टन है, ठीक है, और यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट जुड़ा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट जुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो इसमें आप देखेंगे कि ये क्या है, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन है, ये सिर्फ रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है ना। ये एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट जुड़ा होता है। आपने आईसी इंजन में देखा ही होगा, उसमें क्या होता है कि सिंपली वो रेसिप्रोकेट करता है। और बेयरिंग, बेयरिंग का एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल बेयरिंग है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास बेयरिंग है ये कुछ इस तरीके का, कुछ बेयरिंग है, और इसका लाइन ये शाफ्ट है सपोज, और यहाँ पे बेयरिंग है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो शाफ्ट है ये रेसिप्रोकेट भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। रेसिप्रोकेट भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली हम लोग यहाँ पर, यहाँ पे इसको वन मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। और इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन क्या होता है, जिसमें बहुत सारे मोशंस हों, जैसे कि रेसिप्रोकेट भी हो जाए, और मूव क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेशन भी हो, रोटेशन भी हो, और फ्लक्चुएशन भी हो, कुछ इस तरीके का, मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वन से ज्यादा हो, उसको अनकंस्टेंट मोशन इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब जैसे कि रिलेट हमारे पास किनेमेटिक पेयर्स हैं, किनेमेटिक्स पेयर्स टर्निंग पेयर होते हैं, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर, लोअर पेयर, हायर पेयर एंड wrapping पेयर, एंड सेल्फ क्लोज पेयर, परमानेंट कंटेक्ट, और फोर्स क्लोज पेयर, जैसे फॉर एग्जांपल कैम एंड फ्लोवर की बात हो गई, तो ये सब जो होते हैं हमारे फोर्स क्लोज पेयर में आते हैं। अब जैसे कि कोई हमारे पास सिस्टम है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास कोई सिस्टम है कुछ इस तरीके का, ये टू स्लाइडर मैकेनिज्म है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसमें आप देखेंगे कि एक स्लाइडर आपका एक एलिमेंट हो गया, दूसरा जो हो गया ये आपके पास क्रैंक रॉड हो गया, ये थर्ड जो हो गया, और ये फोर्थ जो हो गया हमारा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या बोल सकते हैं ये भी एक मशीन एलिमेंट है, ये भी क्या है आपका
मशीन एलिमेंट है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं इस केस में। नंबर ऑफ लिंक्स जो है हमारे 4 है, 1 2 3 एंड 4। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1। 2J नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स में क्या होगा एक्चुअली में कि कितने नंबर ऑफ ज्वाइंट्स और हायर और ज्वाइंट्स इस केस में आता है नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स एंड नंबर ऑफ स्लाइडिंग पेयर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्लाइडिंग पेयर बनाएगा और यहाँ पर भी स्लाइडिंग पेयर बनाएगा। तो यहाँ से 2 स्लाइडिंग पेयर हो गए, क्योंकि इस पे ही तो स्लाइड ही तो कर सकता है ना। एक सरफेस पे एक स्लाइडर क्या हो सकता है, स्लाइड कर सकता है, और इधर भी क्या हो सकता है, स्लाइड हो सकता है। तो इस तरीके से इसके पास कितने स्लाइडिंग पेयर्स हैं, 2 स्लाइडिंग पेयर्स हैं और 2 रिवोल्यूट ज्वाइंट है, यानी पिन ज्वाइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये और हायर पेयर कोई नहीं है। हायर पेयर उसको बोलते हैं जिसमें लाइन कंटेक्ट या पॉइंट कंटेक्ट हो, ठीक है ना। जैसे कैम एंड फ्लोअर हो गया, गियर्स हो गए, इन सारी चीजों में क्या होता है, लाइन या पॉइंट कंटेक्ट होता है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि डिग्री मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहे, 1 इनपुट के लिए 1 आउटपुट रहे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताता है कि 1 इनपुट के लिए 1 आउटपुट रहेगा, ठीक है। ग्लोबल इक्वेशन क्या था, इन्होंने क्या बोला कि इस इक्वेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह पे 1 पुट कर दिया, और हायर पेयर नहीं है, और आपका तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, नंबर ऑफ लिंक्स है और नंबर ऑफ बाइनरी पेयर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रखने की हम लोग कोशिश करते हैं। सिंपल मैकेनिज्म होता है हमारा 4 बार मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एंड डबल स्लाइडर। 4 बार में 4 बार मैकेनिज्म में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 बार है कुछ इस तरीके से, ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 3 4। अगर इसमें इसमें देखें कि जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे छोटा, सबसे बड़ा वाला लिंक और सबसे छोटा वाला लिंक होगा, उसका समेशन अगर दो जो लिंक है उन दोनों लिंक से छोटा होगा तो ये किरचॉफ लॉ कहलाता है। और इसमें आप देखेंगे तो अगर सबसे छोटे वाले लिंक को फिक्स करेंगे तो ये हमको डबल क्रैंक मिलेगा, और सबसे छोटे वाले के बगल को फिक्स करेंगे तो रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा, और सिर्फ हम लोग कपलर को फिक्स करेंगे तो डबल रॉकर मिलेगा, ठीक है। और एक दूसरा कंडीशन क्या है टाइप 2, कि अगर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट को हम लोग दोनों का समेशन सपोज ये क्या है, ज्यादा है किससे, रेस 2 से, तो इसमें डबल रॉकर ही मिलता है, ठीक है। अब देखिए कि कभी भी आपसे ट्रांसमिशन एंगल पूछे, ट्रांसमिशन एंगल, तो इस इंस्टेंट पे आप देख रहे हैं कि क्या ट्रांसमिशन एंगल होगा, ठीक है। इस इंस्टेंट पे क्या ट्रांसमिशन एंगल होगा तो किसी एक टाइम का वो आपके पास डायग्राम दिया रहेगा, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल कि इस और लेंथ दिए रहेंगे, तो इस लेंगल और इस लेंथ के हेल्प से आप ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं, कैसे, बाय दिस फॉर्मूला। ये पढ़े थे ना, cos थीटा इक्वल टू a² + b² - c² बाई 2ab। ये फॉर्मूला आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। तो इसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये दोनों लाइंस दी गई हैं, ये दोनों लाइन का लेंथ दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो इन दोनों लाइन और इस एंगल की हेल्प से आप क्या निकालेंगे, दिस लेंथ निकालेंगे। ये लेंथ मिल गया तो फिर ये लेंथ आपको मालूम है, ये लेंथ मालूम है, तो इस ट्रायंगल का एंगल भी निकाल सकते हैं, 3 साइड्स है तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होता है, लेकिन आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में देखेंगे तो कंप्रेशर होता है, इंजन होता है, क्रैंक फिक्स करेंगे तो विथ वर्म क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होगा, कनेक्टिंग रॉड फिक्स करेंगे तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म होगा, ठीक है। इसको ऑक्सीलेटरी सिलेंडर मैकेनिज्म भी में यूज किया जाता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, स्टॉक लेंथ पूछेगा आपसे, तो इस पे एक्चुअली एक क्वेश्चन बनता है कि 2 इंटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड लीवर का बार का 2 इंटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार इंटू क्रैंक लेंथ बाई लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। और यहाँ से क्यू आर आर क्या हो जाएगा हमारा, कटिंग टाइम बाई रिटर्न टाइम। ठीक है, कटिंग टाइम बाई रिटर्न टाइम का ये रेशियो हो जाएगा। क्लियर है, कटिंग टाइम बाई रिटर्न टाइम का एक्चुअली में क्विक रिटर्न रेशियो होता है। और कभी कभी मैकेनिकल एडवांटेज पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना है कि टॉर्क आउटपुट बाई टॉर्क इनपुट। ठीक है, टॉर्क आउटपुट बाई टॉर्क इनपुट। तो एफ आउटपुट बाई एफ इनपुट, एक्चुअली में फोर्स, अगर किसी इनपुट के लिए कोई फोर्स आउटपुट है, उस फोर्स का वैल्यू कितना है, अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और इनपुट आपने कितना दिया उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, उन दोनों का रेशियो, तो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। अब देखिए कि अब जैसे मोशन एनालिसिस, जैसे आपको वेलोसिटी निकालना है किसी सिस्टम का, जैसे आपके पास 4 बार मैकेनिज्म है। ठीक है, तो 4 बार मैकेनिज्म में एक्चुअली में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कितने होंगे, चाहे कितने भी मैकेनिज्म हो, तो इसका नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे 4 केसेस है, तो 4 × 4 - 1/2, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 4 × 3/2, यानी 6 आएंगे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कितने होंगे, 6 होंगे। 5 के केस में कितना हो जाएंगे, 5 × 5 - 1/2, 5 5 × 4/2, यानी 10 हो जाएंगे। क्लियर है ना, तो इस तरीके के नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन भी कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली में नेदी थ्योरम है, तो इसमें देखते हैं कि रिलेटिव मोशन बिटवीन नंबर ऑफ लिंक्स ऑफ मैकेनिज्म, एनी 3 लिंक्स, देन आई सेंटर मस्ट लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें देखा गया कि अगर हमारे रिलेटिव मोशंस बिटवीन 2 लिंक्स हम लोग देखने वाले हैं, तो कोई भी 3 लिंक्स का कॉम्बिनेशन जो होगा एक ही लाइन पे उनका सेंटर लाई करेगा। ठीक है ना, अब जैसे रेडियल एक्सेलरेशन जानते हैं कि ये होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होता है, जो कि मैकेनिक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, मैकेनिक्स का कंसेप्ट है। अब देखिए कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, 2 × V × ओमेगा। ठीक है, और दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। जैसे कि कोई सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, ये फैन है सपोज। ठीक है, इस फैन है, और इस फैन पे एक एंट है, चींटी है। तो अगर ये फैन रोटेट कर रहा है और चींटी भी मूव कर रही है, तो इसका कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन आपको क्या होगा, इस ये जो एंट है इसका वेलोसिटी v है विथ रिस्पेक्ट टू द दिस ब्लेड, तो और इसका एंगुलर वेलोसिटी है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो वहां से आप कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब आते हैं गियर्स पे। ठीक है ना, गियर्स पे भी मेनली जो हमारे मेन चीज है उस पे गियर्स हैं। और गियर्स एक्चुअली में क्या है, गियर्स को पॉजिटिव ड्राइव बोला जाता है, और क्योंकि इसमें स्लिप पॉसिबल नहीं होता है, और निगेटिव ड्राइव बोलते हैं हम लोग बेल्ट, रोप, चेन को। ठीक है, क्योंकि बेल्ट में देखेंगे या रोप, रस्सी वगैरह में यहाँ पे स्लिप होने का चांसेस ज्यादा होता है, लेकिन गियर में क्या होता है, टीथ्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, टीथ टीथ जो होते हैं एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि कोई चांसेस नहीं है स्लिप होने का। ठीक है, अब आते हैं सर्कुलर पिच। एक्चुअली में सर्कुलर पिच क्या होता है, जैसे कि कहीं ना कहीं गियर आप देखते हैं सर्कुलर होता है, और इस तरीके से गियर्स होते हैं। तो ठीक है, गियर्स मान लीजिए, तो यहाँ से एक सेंटर, इसके से यहाँ से एक सेंटर के रिस्पेक्ट में एक पिच लाइन सर्किल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो सर्कुलर पिच होगा। सर्कुलर पिच क्या होता है, πd/t, मतलब कि पेरिफेरी एरिया, जो ये जो हमारा पेरीमीटर होता है, बाई नंबर ऑफ टीथ्स। ठीक है ना, टी जो है यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ्स है,
मॉड्यूल जो होता है डी बाई टी से डिफाइन किया गया है, तो इसको पिच को क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू एम। ठीक है ना, सर्कुलर पिच को हम लोग पाई इंटू एम लिख सकते हैं। ठीक है, पाई इंटू एम लिख सकते हैं। डायमेट्रिकल पिच क्या हो जाएगा, टी बाई टी। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि डायमेट्रिकल पिच इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब आते हैं वर्किंग डेप्थ। ठीक है, वर्किंग डेप्थ एडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस क्लियरेंस। ठीक है, एडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस क्लियरेंस, सम ऑफ एडेंडम ऑफ बोथ मेटिंग गियर्स, टूथ स्पेस। अब देखिए यहाँ पे वर्किंग डेप्थ क्या है, एडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस क्लियरेंस, तो इसको हम लोग वर्किंग डेप्थ बोलते हैं। और टूथ स्पेस देखे होंगे आप, जिसमें कि टूथ स्पेस अगर होता है तो उसको ब्लैकलेस बोलते हैं। तो ये कभी कभी हमारे लिए ये जो होता है ईरर का काम करता है। ठीक है ना, और क्या होता है कि बहुत सारे अगर गियर्स में ब्लैकलेस का कंडीशन है तो प्रोडक्ट पे डायमेंशनल एक्यूरेसी में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, स्लाइडिंग वेलोसिटी ये होता है। ठीक है ना, स्लाइडिंग वेलोसिटी जो है हमारा ये होता है। अब देखिए स्लाइडिंग वेलोसिटी को आगे भी डिस्कस करने वाले हैं कैसे, पहले इसको जानते हैं। ठीक है, पाथ ऑफ कांटेक्ट, जब भी गियर्स हैं, ये गियर्स का लाइन डायग्राम है, ये लाइन डायग्राम है, टू गियर्स है, एक गियर है एक पिनियन है। तो आप यहाँ पे ये लाइन जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पाथ ऑफ कांटेक्ट है के से लेकर, यहाँ पे के से लेकर एल तक, के से लेकर एल तक, इसको दो तरीके से बात कर सकते हैं, के पी, दिस इज के पी प्लस पी एल। ठीक है, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, केपी का वैल्यू ये होता है कैसे। एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें हम लोग ट्रायंगल का हेल्प लेते हैं और वहाँ से हम लोग ये एडेंडम सर्किल है और यहाँ पे देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फाई जो है प्रेशर एंगल है। ऑफ कांटेक्ट क्या है, आर्क ऑफ कांटेक्ट मैं आपको बताता हूँ। आर्क ऑफ कांटेक्ट, इसको अगर हम लोग लाइन पाथ ऑफ कांटेक्ट को कॉस साइज से डिवाइड करेंगे तो पाथ आर्क ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। पाथ ऑफ कांटेक्ट को हम लोग कॉस साइज से डिवाइड कर देंगे तो पाथ ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एंगल टर्न बाय पिनियन। ठीक है, आर्क ऑफ कांटेक्ट जो है हमारा, आर्क ऑफ कांटेक्ट ये जो है आर्क ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल टर्न बाय गियर, आर्क ऑफ कांटेक्ट बाय आर। ठीक है, कांटेक्ट रेशियो जो है हमारा ये कभी भी ज्यादा होगा वन से, क्योंकि सर्कुलर पिच को देखिएगा और उन दोनों का फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपको वन से ज्यादा आएगा। तो यही हम देखें कि रैक एंड पिनियन के केस में, तो रैक एंड पिनियन के केस में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्लियर है ना, इसके बाद हम लोग यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो मेथड्स ऑफ, अब देखिए गियर्स में क्या होता है, गियर्स में बेसिकली हमारे इंटरफेरेंस का बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, अंदर कट ऑफ गियर्स, जैसे गियर्स हैं हमारे और इस गियर्स में इस टीथ्स हैं। ठीक है टीथ हैं, हमारे पास टीथ हैं, तो टीथ होने के कारण अगर दूसरा गियर यहाँ पे अटैच हो जाए तो हो सकता है कि इसके अंदर इम्पिंज हो जाए, या यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस होने लगे। ठीक है ना, तो इसको क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि पहले तो अंडर कट कर दे, कि यहाँ पे थोड़ा सा इस पोर्शन को डिलीट कर दे, करने का मतलब है कि अपने डिजाइन में इतने दूर को इरेज कर दे। ठीक है ना, इतने दूर को इरेज कर दे और कुछ इस तरीके से करें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से आप करेंगे तो इस गियर का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फाई को इंक्रीज करेंगे बाय स्टेबिंग ऑफ टीथ और इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ टीथ, जैसे ही इससे नंबर ऑफ टीथ्स इंक्रीज करते हैं, ज़्यादा आप देखते होंगे कि जो बहुत जो जिसमें नंबर ऑफ टीथ्स कम होते हैं
उनमें वाइब्रेशन और नॉइजी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और जिसमें नंबर ऑफ टिप्स बहुत कम होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसमें देखा होंगे कि आप नॉइजी टेंडेंसी बहुत कम होता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो आप देखते होंगे, यहाँ से आप देखेंगे गियर्स। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टिप्स कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, टू। ठीक है, मिनिमम। तो ये फॉर्मूला होता है, जी जो है गियर रेशियो है, और इसको आपको ध्यान में, ये एजी का वैल्यू आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा। ठीक है, अब आते हैं गियर्स थेन में। ठीक है, 1 मिनट, प्लीज वेट। एक मिनट इंतजार कीजिएगा, ऑटोमेटिक थोड़ा सा। ओके, तो अब आते हैं गियर्स ट्रेन्स पे। तो आप ये जानते होंगे कि गियर्स, कंपाउंड गियर ट्रेन्स, जैसे कि बहुत सारे एक शाफ्ट पे 2 से 3 गियर्स होंगे, उनसे दूसरे गियर्स कनेक्टेड रहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि स्पीड रेशियो जो होता है, फाइनल बाई W1/WC, इवन टीथ का समेशन बाई ऑड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। और रिवर्टेड गियर ट्रेन्स में क्या होता है कि जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। अब आते हैं प्लेनेटरी गियर गियर में। इसमें एक्चुअली में आर्म होते हैं, अब जनरली बहुत सारे गियर्स में इसका यूज किया जाता है, बिकॉज ड्यू टू द हाई रिडक्शन रेशियो, इनका हाई रिडक्शन रेशियो होता है। ठीक है, ये एक्चुअली में हाई रिडक्शन रेशियो होता है, तो इसलिए इनका बहुत यूज किया जाता है। अब आते हैं इस हेलिकल और स्पाइरल गियर में। तो हेलिकल और स्पाइरल गियर में क्या होता है, जैसे कि इसमें जो नॉर्मल फोर्सेस आ जाते हैं, और एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो है आप देखेंगे तो इसमें थ्रस्ट फोर्स भी आता है। ठीक है ना, एक्सियल डायरेक्शन में एक फोर्स आता है, तो उसके लिए हमको बेयरिंग पे एक्स्ट्रा रिएक्शंस देना पड़ता है। ठीक है, एक्स्ट्रा रिएक्शन देना पड़ता है। इसमें बेसिकली जो फॉर्मूले हैं उसमें कॉस साइज से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको गेट में बेसिकली उतना नहीं पूछते हैं, उतना गेट में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये सब इतना यही पेज वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, उसमें ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती। कुछ पॉइंट्स इसमें ईएसी के भी पॉइंट्स हैं, तो उसको तो देखना नहीं है हमें। अब आते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन। मैकेनिकल वाइब्रेशन में एक्चुअली एक्चुअली में आप देखेंगे तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, आपको देखना पड़ेगा। इस टाइप का अगर सिस्टम है आपके पास, इस टाइप का, तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड जो होता है रूट टू 2 पाई/WN, मतलब ओमेगा एन क्या है आपका, ये फ्रीक्वेंसी है, सॉरी और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं स्प्रिंग सीरीज, और तो सीरीज में अगर स्प्रिंग्स होता है तो उनका इफेक्टिव कैसे बना लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अब ये तो पढ़े ही होंगे, ये तो सिंपल सा है। तो इफेक्टिव निकाल के हम लोग डायरेक्टली इसका यूज करते हैं। और कभी अगर स्प्रिंग को हम लोग एन पार्ट्स में कट करेंगे, एन पार्ट्स में कट करेंगे तो क्या होगा कि उसका जो न्यू जो स्प्रिंग होगा कुछ इस तरीके से सीरीज में कट करेंगे तो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, के का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब स्पेशल केसेस हैं, कुछ आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि एस बाई एस क्या है यहाँ पे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एम, तो अगर एम का वैल्यू दे दिया रहेगा तो आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक है, अगर स्प्रिंग ऑफ मास का भी स्प्रिंग दिया रहेगा तो इसमें मास ऑफ स्प्रिंग बाई 3, थर्ड रेशियो में ये क्या हो जाता है हमारा, ऐड हो जाता है। ठीक है, ऐड हो जाता है। उसी तरीके से इनर्शियल पॉइंट में देखेंगे, अगर रोटेशनल का कंडीशन है तो इसमें मास की जगह पे रोटेशन आ जाता है।
ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आई आई आ जाता है। जैसे कि लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में भी होता है, तो इसमें रोटेशनल में ओमेगा होता है। इसमें एक्सेलरेशन होता है तो इसमें अल्फा होता है। इसमें मास होता है तो इसमें आई होता है। क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो इस तरीके से इनको आप लोग, इसको आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है ना, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम। डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम, इसमें आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। वो तो नेचुरल वाइब्रेशन था कि कभी भी इनफाइनाइट टाइम तक हमारा वाइब्रेशन होते ही रहेगा। और रिले मेथड में क्या होता है कि स्टैटिक रिफ्लेक्शन है, उसको हम लोग जी, जैसे रिफ्लेक्शन आपने निकाला कैंटिलीवर बीम के केस में, यहाँ पे कैंटिलीवर बीम के केस में क्या होता था, WL/3 EI। यहाँ से रिफ्लेक्शन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको यहाँ से इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, डैम्प्ड सिस्टम में देखेंगे आप, डैम्प्ड सिस्टम, इसमें एक्चुअली में कुछ समय के बाद हमारा सिस्टम जो है स्टॉप हो जाता है। और इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे कि जीटा अगर 1 से ज़्यादा है तो ओवर डैम्पिंग बोलते हैं, और जीटा 1 के बराबर है तो क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं। अंडर डैम्पिंग के लिए क्या होता है, जीटा 1 से छोटा होता है। ठीक है, जीटा जो है हमारा 1 से छोटा होता है। और ये फॉर्मूला लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, डेल्टा जो है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होता है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो कुछ टाइम के बाद इनका फ्रीक्वेंसी कम होते 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 ये कम हो जाता है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट ये होता है। वाइब्रेशन कॉज्ड बाय द, अब देखिए वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन के केस में क्या होता है, फोर्स वाइब्रेशन के केस में इसमें हम लोग ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका इक्वेशन आता है। तो ये भी आपको उतना नहीं पूछा जाता है, आपको मेनली पूछा जाता है यहाँ तक, ये फोर्स, ये यहाँ तक ये पूछा जाता है। फोर्स वाइब्रेशन पे ये भी सिंपल है, इसमें क्या करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां से इक्वेशन आएगा। ठीक है ना, वहां से इक्वेशन आएगा। अब आते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर। ठीक है, मैग्निफिकेशन, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो होगा F0/S W/WN। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये तीनों फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, दिस फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तीनों एक जैसे ही हैं, तो इसको ये आसानी से याद हो जाएगा। और ये ग्राफ है ओवल डैम्पिंग का, नो डैम्पिंग का, क्रिटिकल डैम्पिंग का। क्लियर है ना। और ट्रांसमिबिलिटी क्या होता है, ट्रांसमिसिविटी, इसमें जो देखते हैं ई से डिनोट करते हैं इसको, और इसमें ई का वैल्यू कब होता है, वेन W/WN इक्वल टू √2। ठीक है, और ई का वैल्यू लेस देन 1 होगा वेन W/WN ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं और इसको आपको ध्यान में रखना है, और यही बेसिक चीजें हैं इसमें। ठीक है ना, और गेट प्रीवियस ईयर्स बनाइए आप लोग, थ्योरी ऑफ मशीन्स के इस नोट्स को आप लोग फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, 90% सॉल्व हो जाएंगे। और बेसिकली जो थ्योरी ऑफ मशीन में गियर्स, मैकेनिज्म और वेलोसिटी एनालिसिस है, इसी को मेनली फोकस करना है। और सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, और जो भी हमने नोट्स दिए हैं उनको आप लोग रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, जो भी हमने नोट्स दिया आपको रिवीजन कर रहे हैं प्रीवियस क्लासेस का, बताइए। यस, तो उसको आप लोग रिवीजन करते रहें, और प्रीवियस ईयर बनाएं। अगर आप लोग कोई टेस्ट सीरीज लिए हैं तो उसको देते रहिए। ठीक है, तो अब हम लोग का ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट पे ही हैं। मैं हम लोग 15 खूब मतलब कि मैक्सिमम हम लोग 15 जनवरी तक ऑलमोस्ट हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। अब ज़्यादा क्लासेस नहीं है, इंडस्ट्रियल होगा तो इंडस्ट्रियल को भी बाद में हम लोग देख लेंगे। तो मेनली जो है जितने हमने सब्जेक्ट्स कराए हैं उसको आप लोग रिवीजन कीजिए। ठीक है, थ्योरी, और अगर कोई नोट्स चाहिए
अगर मान लीजिए आपके पास नोट्स कहीं नहीं मिला होगा, मतलब कि व्हाट्सएप में कुछ समय के बाद नोट्स डिलीट हो जाते हैं ना फ़ोन से, तो कोई नोट्स चाहिए तो मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिएगा, ठीक है? आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं नोट्स वो भेज दूँगा आपको। क्लियर है ना? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में थ्योरी ऑफ मशीन का छोटा सा पोर्शन है, उसको हम लोग देख लेंगे। मैं उसको शेड्यूल कर दूंगा, आपके मैक्सिमम दो में 2 से 3 क्लासेस होंगी मैक्सिमम अब, ठीक है? वो भी मैक्सिमम है उसके बाद आपकी क्लासेस एंड हो जाएंगी, क्योंकि मेन पोर्शन तो हमने खत्म कर लिया है, ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए और जितना प्रीवियस ईयर हो सके उसको बनाइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू ऑल।